गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के बीच NIS बोर्ड का साथ में चाहे टीचिंग क्षेत्र का हो, चाहे अदर कंपटीशन का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, सभी पेपर्स में रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी का रचना से पूछा जाता है। आज आप लोग का सबसे प्रमुख चैप्टर जो लंबे एक नाटक के रूप में है, माथुर जी का एक नाटक रीढ़ की हड्डी लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या सोर्स है और कहाँ तक आपको फायदेमंद होने वाले हैं। ये आपको समाज से भी जुड़े हुए चैप्टर हैं, जो हर घर की एक घटनाओं से जुड़ा हुआ समस्या, दहेज प्रथा, दहेज में क्या क्या होता है, शादी विवाह में क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज देखने को मिलेगा। जो हमारे चैप्टर रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। इसमें सर्वप्रथम इस चैप्टर है क्या और ये लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, तो इनका जीवन परिचय आप पहले देखें। आपके लेखक अर्थात नाटककार जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म खुर्जा इनका जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश, खुर्जा में उत्तर प्रदेश जो हमारा यूपी बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य पड़ता है, 1917 ईस्वी में हुआ। शिक्षा इनकी क्या हुई, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने करते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही इनका लगाव किसमें था? तो नाटकों में था। हर बच्चे का अपना अपना चॉइस होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना लगाव होता है। इनका बचपन से ही लगाव था किससे? नाटकों से, नाटक के प्रेमी, नाटकों से। और नाटक से रुचि होने के कारण स्कूल में या कॉलेज में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या उत्सव बनाया जाता है, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और इन्होंने भाग लेने के साथ साथ जगदीश चंद्र माथुर जी के पास ऐसा अनुभव, ऐसा गुण आया कि इन्होंने नाट्य लेखन का कार्य भी करने लगे और निर्देशन का कार्य भी करने लगे। अर्थात नाटक को लिखना कि नाटक कौन सा शैली में कैसे लिखा जाए ताकि देखने में दर्शक को अच्छा लगे और साथ में उससे समाज को विकास हो, समाज का जो है आगे विकास करने के लिए दिशा निर्देश मिले। और जो भी नाटक लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब निर्देशन होती है, निर्देशन के बाद कहाँ गलती या सही होता है वो खुद अभिनय करके करते थे, अभिनय करके बताते थे। इस कारण से नाटक का एक शौक है और चलकर यही आपको जगदीश चंद्र माथुर आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो जाते हैं। शौक सृजन अर्थात इसको अपना लेते हैं पेशा के रूप में और नाटक जारी रहता है, नाटक लिखने का काम जारी रहता है, नाटक लिखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सन 1978 में 1978 में इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इन्होंने अपने जीवन आयु में बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिसमें से नाटक में कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटक अर्थात जैसे कि कोई आपको शासक हो गए, राजा हो गए, उससे मिला जुला उस पे टॉपिक पे नाटक लिखे हैं। और सामाजिक समस्या पर यानी टॉपिक ऐतिहासिक नाटक, इतिहास पे सामाजिक नाटक, सामाजिक समस्या पर नाटक। तो समाज में जो हो रही है घटनाएं, जो समस्या है, उस समस्या को उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए कि ऐसा समस्या आगे ना आए, वैसे टॉपिक पर इन्होंने नाटक लिखे हैं। और एकांकी नाटक भी लिखे हैं। नाटक एक छोटा भी होता है और नाटक बड़ा भी होता है। अगर एक नाटक है जो पर्दा खुला मंच पे स्टार्ट हुई और सीधा अंत होता है, तो वह क्या होता है? हमारा एकांकी नाटक होते हैं, एक बार में समाप्त होना, शुरुआत होना और अंत होना। अगर वैसा नाटक जो बीच बीच में पर्दे को लगाना पड़े, यानी बंद करना पड़े, यानी पार्ट बाय पार्ट दिखाना पड़े,
तो वह क्या होते हैं, वो नाटक में आ जाते हैं, लंबे नाटक में आ जाते हैं। और ये नाटक जो हमारा पढ़ना है रीढ़ की हड्डी, वो कैसा नाटक है, एकांकी नाटक, व्यंग्य प्रधान नाटक है। नेक्स्ट आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जी ने और क्या क्या चीज लिखे हैं, इनकी रचनाएं कहाँ तक क्या है। कोणार्क हमारा नाटक विधा में आता है, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, जिसमें हमारा कोणार्क इनकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। दशरथ नंदन किनकी है, तो दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर जी की है। शारदिया है, पहला राजा है, ये सारे इनका नाटक है जो प्रमुख हैं। कुछ एकांकी संग्रह लिखे हैं। एकांकी संग्रह क्या होता है जो आपको बताए, एकांकी एक अंक का नाटक होना, तो वो इसमें क्या है, वह भोर का तारा है, और क्या है, वो मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह है। एक अंक का छोटा छोटा नाटक या स्टोरी बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें कुछ इसमें समाहित है और कुछ वो मेरे सपने में समाहित है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जो लिखे हैं, इसमें जानना सर्वप्रथम क्या क्या है। जानने से पहले हम लोग देखते हैं लेखक परिचय में कि इन्होंने जन्म कब लिए थे, तो वह इनका जन्म 16 जुलाई 1917 में, 16 जुलाई 1917 में, और 1941 में इन्होंने क्या करते हैं, आईसीएस की परीक्षा से, आपको डीएम ऐसे बनते हैं, आईसीएस की परीक्षा जो देश की हाई लेवल की परीक्षा होती है, उन्होंने उत्तीर्ण करते हैं, पास करते हैं। पास करने के बाद आगे बिहार में शिक्षा सचिव के अतिरिक्त शिक्षा सचिव बनते हैं। उसके अलावा और भी दायित्व का निर्वहन करते हैं, और भी सारे पद को संभालने का काम करते हैं। साथ में इनका जो पेशा रहा आगे जाकर क्या रहा, तो हिंदी नाटक के रूप में रहा, हिंदी नाटककार के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, इनकी पेशा आगे बढ़ती है। लयात्मक, जो एक लय में बोलना या गाना, अर्थपूर्ण गद्य लेखन और विशिष्ट निखास तरह के टॉपिक पर लिखना, और साहित्य सांस्कृतिक और आयोजन जो होती है उस स्थानों का प्रेरक मतलब कि जहाँ साहित्य कार्यक्रम हो रही है, जहाँ कुछ आयोजन हो रहा है, वहाँ मंच का संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, वो इन्होंने एक गाइडलाइन के रूप में देने का काम करते हैं। और देखिए आगे, जैसा कि आपको बताया गया, एकांकी संग्रह क्या था, तब भोर का तारा था, वो मेरे सपने, और भी इनकी रचना है, मेरे श्रेष्ठ, रंग, ये एकांकी है। नाटक में आपको बताया गया, कोणार्क, बंदी भी है, शारदिया है। कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, और कौन, दशरथ नंदन। कुछ कठपुतली नाटक है, ये अलग विधा कठपुतली नाटक, जिसमें है वर्षी पर लिखा गया है, वर्ष की टेक, गगन सवारी, फिर आपको कुछ रेखाचित्र संस्मरण भी है, रेखाचित्र संस्मरण। इसमें क्या है, जो देखिए 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना और जाना। नेक्स्ट आगे अगला विधा है समीक्षा, यानी कोई भी टॉपिक पर निष्कर्ष लेना, समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना। यानी परंपराशील नाट्य, जो परंपरा के अनुसार जो नाटक चलते आ रही है उसका क्या करना, तो उसका समीक्षा करना, क्या करना, डिस्कस, उस टॉपिक को पढ़ना, जानना और समझना, उस पर उसके बाद पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपना एक विचार व्यक्त करना, वह परंपराशील नाटक के अंतर्गत में आ जाएगा। आगे है जनसंचार, लोगों के प्रति
क्या करना, अपनी बातों को रखना, अर्थात जन संचार के अंतर्गत आता है। और इनका बहुत सारा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जगदीश चंद्र माथुर बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिसमें से है विधा विरोधी, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो और अनेक परियोजनाओं के साथ संबंधित इन्होंने सफलता हासिल किए, अवार्ड प्राप्त किए हैं। इसके बाद हम लोग रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी की रीढ़ की हड्डी चैप्टर में सबसे पहले प्रमुख पात्र के बारे में जानेंगे। प्रमुख पात्र, हमारे प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पात्र में ये हमारे एक वर पक्ष आते हैं, एक कन्या पक्ष आते हैं। कन्या पक्ष क्योंकि ये विवाह से संबंधित जुड़ा हुआ है समस्या, तो एक तरफ हमारा वर पक्ष है, एक तरफ हमारा कन्या पक्ष है। तो ये दोनों में कौन कौन से पात्र हैं जो इस नाटक में हैं? वर पक्ष में गोपाल प्रसाद हैं, जो क्या है, पेशे से वकील हैं, पेशे से वकील हैं। वर पक्ष पेशे से क्या है, वकील हैं। सेकेंड, इनका बेटा जो शादी विवाह होने वाला है, जो देखने के लिए आते हैं लड़की को, लड़की घर में कन्या पक्ष में जाते हैं। तो बेटा का नाम क्या है, शंकर है। बेटा का नाम शंकर है। शंकर जो है इन्होंने क्या किए हैं, बीएससी तक पढ़ाई कर चुके हैं। बीएससी पढ़ाई करने के बाद मेडिकल यानी लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई। इधर कौन कौन है कन्या पक्ष में? तो कन्या पक्ष में हमारा सर्वप्रथम राम स्वरूप आ जाते हैं। राम स्वरूप आ जाते हैं। कौन है? तो कन्या के पिताजी हैं। सेकेंड, प्रेमा है। थर्ड, उमा है। फोर्थ, रतन है। कन्या उमा है, लड़की जिनके शादी विवाह होने वाली है। उमा कन्या जिनकी शादी विवाह होने वाली है, इनके साथ तो बरपक्ष के साथ होने वाली होती है देखने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। और इनकी माँ प्रेमा है। अब पिताजी कौन है? ये माँ हो गए, और नेक्स्ट इनके ये पिताजी हो गए। पात्र को जानने से फायदा ये है कि आपको स्टोरी समझ में अच्छी तरह से आएगा। ये रतन कौन है? एक नौकर है। रतन कौन है? ते नौकर है। इनका पास नौकर है, तो रामस्वरूप प्रेमा के घर में एक नौकर का काम करते हैं, ये नौकर है। नेक्स्ट आगे क्या है? तो जो उमा होती है, एक पढ़ी लिखी शिक्षित होती है। इन्होंने भी बीए की पढ़ाई की हुई होती है। किसकी पढ़ाई? बीए की पढ़ाई। अब देखिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा रीढ़ की हड्डी चैप्टर नाटक का सार है। इस सार को हम गहराई रूप से समझेंगे। पात्र के नाम समझ में आ जाने के बाद, जान जाने के बाद आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए,
रीढ़ की हड्डी आपको पहले ही बताया गया क्या है, एकांकी है, एक अंक का है। इनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। एक क्या है, तो एक भावना प्रधान सामाजिक एकांकी है, जो भावना से जुड़ा हुआ है, समाज से बीता हुआ, ये क्या है, एकांकी है। हम लोग यहाँ जो एकांकी जो जानेंगे ये क्या है, तो वर्तमान युग जो अभी चल रही है, इस वर्तमान युग में विवाह की समस्या किसकी है, जो विवाह में समस्या होती है, विवाह शादी होने के पहले जो समस्या होता है, उसकी समस्या पर ये प्रकाश डालने का काम किए हैं रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। शीर्षक रीढ़ की हड्डी के चैप्टर के माध्यम से, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है उसमें क्या है, तो उसमें कन्या के पिता को, अर्थात कन्या में क्या, लड़की के पिता को वर पक्ष के सामने, यानी क्या, वर पक्ष लड़का के पक्ष के सामने खुद को, यानी अपने आप को, खुद को अर्थात अपने आप को क्या करना पड़ता है, तो दीनहीन और छोटा दिखाना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है। किसके पक्ष के सामने, वर पक्ष के सामने, यानी दीनहीन और छोटा से मानने का विवश होना पड़ता है। दीन अर्थात निर्धन, गरीब, हीन मतलब कि नीचा, छोटा छोटा मानने का विवश हो जाते, विवश में होता है मजबूर होना। और क्या है, जो लड़की अर्थात कन्या जो है, वो कन्या क्या है, तो वह बीए पास है, कन्या क्या है, बीए पास है, सुशिक्षित है, यानी अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है। और क्या है, मात्र विवाह करने के उद्देश्य से, मात्र विवाह करने के उद्देश्य से विवाह करने के उद्देश्य से एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की के रूप में प्रस्तुत करना पिता को मजबूरी है, अर्थात व्यवस्था है। पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की के रूप में, पढ़ी लिखी अच्छी है, सुशिक्षित है, पर शादी विवाह करने के लिए ऐसा है समाज में बना हुआ कि लड़की ऐसी लड़का की अपेक्षा, यानी वर्ग की अपेक्षा कम पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन बशर्ते सुंदर होनी चाहिए। और उसी रूप में ये प्रस्तुत जो इनके पिताजी रामस्वरूप जी हैं, वो क्या बताते हैं कि एक पढ़ी लिखी है, पर कैसी है, एक साधारण अवस्था में, ये उनके पास मजबूरी है। प्रस्तुत एकांकी जो कथा वस्तु है, वो कथा वस्तु को हम लोग ध्यान से देखते हैं, यह किस प्रकार से है। तो एक ये जो चैप्टर है, मध्यम वर्गीय दंपत्ति, अर्थात ना ज्यादा नीच ना ज्यादा उप, अधीन साधारण अवस्था के दंपत्ति के परिवार की जुड़ा हुआ है। और राम स्वरूप जो बताया गया पात्र, यानी पिता हैं, किनकी पिता हैं, तो उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माँ है, और पुत्री खुद उमा, और एक नौकर आते हैं रतन। ये तीन नाम हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम करेगा इस चैप्टर को समझने में। तो ये तीन के इर्द गिर्द कन्यापद से चैप्टर दिया गया है। और क्या है, उमा का विवाह अपने ही परिचित, उमा का जो शादी विवाह होता है वो जानकार व्यक्ति के साथ होता है, जो क्या है, तो पिता लड़का के पुत्र जो है गोपाल प्रसाद हैं, वो पेशे से क्या है, वकील हैं। और उनका बेटा कौन है, शंकर है, गोपाल प्रसाद का बेटा और वकील जी के बेटा कौन है, तो शंकर है। और इस शंकर से करना चाहते हैं कौन, शादी विवाह लड़की के पक्ष वाले। शंकर कितने तक पढ़े लिखे हैं, तो बीएससी कर चुके हैं, और बीएससी करने के बाद लखनऊ में क्या है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जारी है, वह पढ़ता है। कौन, शंकर बीएससी कर चुका है, बीएससी करने के बाद क्या कर रहा है, तो मेडिकल में, लखनऊ में मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दोष है, किसकी, अर्थात शंकर की। इस शंकर की रीढ़ की हड्डी में कुछ दोष है, यानी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जो आपको आगे बताया जाएगा। इसलिए वह सीधा बैठ नहीं पाता है, रीढ़ की हड्डी में कुछ दोष है, जिसके कारण से वह सीधा क्या हो नहीं पाता है, वह सीधा बैठ नहीं पाता है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए अधिक पढ़ी लिखी बहू की जरूरत नहीं खोजते हैं, बहू यानी अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं, गोपाल प्रसाद जी नहीं चाहते हैं कि हमारा बहू कैसी हो, तो पढ़ी लिखी हो, ऐसा हो तो वह बहुत सुंदर हो, क्या हो, बहुत सुंदर हो, कैसा सुंदर हो, आपको यहाँ आपको दिया गया है।
क्या है, बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन उनके लिए एक निहायत जरूरी है। क्या जरूरी है? बहुत सुंदर हो, चाहे कैसे हो, चाहे वह पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही यानी खुद से प्रकृति के द्वारा सुंदरता है तो भी ठीक है, या सुंदर नहीं है तो सुंदर दिखने के लिए वह क्या करे, ऑर्डर पाउडर जो भी है वो भी लगाया करे, लेकिन सुंदर दिखनी चाहिए। ऐसी बहू किसको चाहिए? तो ऐसा बहू गोपाल प्रसाद जी को चाहिए। उमा की माँ उमा से बार बार पाउडर आदि लगाकर सजने संवरने की बात कही जाती है। यानी माँ जो है उमा को बार बार कहती है, बेटी सजो संवरो, सज सवज कर आने के लिए कहती है, क्योंकि लड़का के पक्ष वाले देखने के लिए उसके घर में आने वाले होते हैं। परंतु उमा ऑर्डर पाउडर साज सज्जा पे संतुष्ट नहीं होती है, पसंद नहीं करती है। वह साधारण रूप में गोपाल प्रसाद जब घर आते हैं और शंकर जब घर आते हैं बहू को अर्थात लड़की को देखने के लिए, तो गोपाल प्रसाद के सामने कैसे अवस्था में आती है? तो वह साधारण रूप में आती है। कौन आती है? तो उमा आती है। और गोपाल प्रसाद उससे बातचीत करके, गोपाल प्रसाद क्या करते हैं? उससे बातचीत करते हैं, चाल आदि देखते हैं, संगीत सुनते हैं, और क्या करते हैं? पेंटिंग पेंटिंग यानी पेंटिंग सिलाई वगैरह जो कार्य होता है, ये सारा कार्य उससे करवा कर चेक करते हैं, देखते हैं। और क्या करते हैं? ये सब करवाने के बाद वह बहुत खुश होते हैं। कौन? तो गोपाल प्रसाद और उनके बेटे खुश होते हैं, चलो भाई कम से कम पढ़े लिखे नहीं, जैसा ढूंढे तो वैसा बहू है। पर आगे देखिए क्या होता है। आगे और भी पूछा जाता है कि परंतु इनाम आदि जीतने के प्रश्न आते हैं। क्या आपने कोई किसी प्रकार का इनाम जीते हैं? इससे पूछा जाता है, लड़की से पूछा जाता है, उमा से पूछा जाता है। अब बेचारी उमा वह मौन रहती है, चुप रहती है, क्योंकि बहुत सारे बात उनके पिताजी यहाँ झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं, क्योंकि उमा की शादी विवाह करनी है। क्योंकि उसके पिता ने क्या करते हैं, लड़की को कम पढ़ा लिखा ही बताया था, ये हमारी बेटी कम पढ़ी लिखी है। आगे चैप्टर में आएगा, टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो उसमें कि आपका उसमें पिता ने बताते हैं कि लड़की कम पढ़ी लिखी है, लेकिन अर्थात बताते हैं मैट्रिक तक ही पढ़ी लिखी है। यहाँ जो उमा है वो तो बीए पास है। उमा की आंखों पर लगे चश्मे को देखकर जब नाश्ता चाय के लिए उमा देती है गोपाल प्रसाद, और वहां मेहमान जो लोग बैठे होते हैं, तो वहां दिखता है कि उमा चश्मे लगाई हुई है, और चश्मा को देखकर क्या होते हैं? पिता पुत्र, अर्थात पिता पुत्र कौन? गोपाल प्रसाद, पुत्र कौन? शंकर। दोनों चौक पड़ते हैं, और चौक पड़ने के बाद गोपाल प्रसाद पूछते हैं, अनेक पर के पिता पूछते हैं, पढ़ाई बढ़ाई की वजह से तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो चश्मा लगाई हुई है? जैसा कि पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है कि रोशनी कम हो जाती चली जाती है, तो हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई तो नहीं एक की हुई है जिसके कारण से वो चश्मा लगाई हुई है। लेकिन सकपका कर रामस्वरूप लड़की के पिता, उमा के पिता सकपका कर वह उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, जी वह तो हाँ क्या, तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, पिछला महीना इसका आंख दर्द कर रहा था, इस कारण से डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने क्या जवाब दिया कि इसको चश्मा लगाना पड़ेगा, इसलिए चश्मा लगा रही है, चश्मा लगाना पड़ेगा इसलिए चश्मा लगा रही, आंख दुख रही थी, ऐसा जवाब देते हैं छुपाने के लिए। यहाँ तो क्या उमा तो पढ़ाई लिखाई के कारण ही इसकी आंख की रोशनी गई थी। और इसके आगे देखिए क्या है, इतना झूठ बोलने के पर क्या होता है? पिता के झूठ के सामने पुत्री जो है निरुत्तर हो जाती है। निरुत्तर का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट करोगे तो निरुत्तर का अर्थ होता है उत्तर जवाब ना देना, यानी उत्तर देने के लिए कोई जवाब ही नहीं रहना, क्योंकि पिताजी झूठ बोल रहे हैं तो झूठ के सामने वह निरुत्तर हो जाती है, उत्तर दे नहीं पाती है। परंतु गोपाल प्रसाद क्या करते हैं? गोपाल प्रसाद बार बार यह कहने पर, यानी बार बार पूछते हैं, कहते हैं बार बार यह कहने पर कि जरा इसे भी, यानी इनके से उमा को भी कुछ कहने के लिए बोलिए, उमा को कुछ कहने के लिए दीजिए, यानी उसकी मुंह खुलनी चाहिए। किनकी मुंह? उमा की भी, यानी बेटी का भी मुंह खुलना चाहिए कि क्या बोलती है, कैसे बोलती है। और उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, उमा जो है हल्की अवस्था में लेकिन मजबूत आवाज में कहती है। क्या कहती है? देखिए आपको सुनकर मजा आएगा।
क्या कहती है, जो देखिए, जब कुर्सी मेज बिकती है, जब क्या होता है, जब कुर्सी मेज या कोई वस्तु बिकती है, तब दुकानदार साहब क्या करते हैं, दुकानदार साहब कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, कुर्सी मेज से कोई जवाब नहीं होती है, किससे होता है, तो खरीदार से होता है, यानी सिर्फ खरीदार को ही दिखाना होता, दिखाते हैं, उसी से सवाल जवाब होती है, दिखला दिया जाता है। अगर पसंद खरीदार को आ जाता है तो वह पसंद आ गया तो ले जाएगा, न था नहीं ले जाएगा, नहीं पसंद आ गई तो ठीक अच्छा, नहीं तो वरना वो वस्तु नहीं ले जाएगा। ये आपको संदेश बोलती है कौन, उमा कहती है। ये किनका कथन है, पूछा जा सकता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसका कथन है, किसने कहा, तो उमा ने कही कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार जो है वह खरीदार को दिखला देता है, और पसंद आ गई तो ठीक, अन्यथा वरना नहीं लेगा। आगे उमा क्या कहती, उमा की यह बात जो है यह सुनकर पिता रामस्वरूप उसे बोलने से रोकते हैं कि ऐसे बात नहीं बोली जाती है बेटी, परंतु उमा अपने मन की सब बात कह लेना चाहती है कि जो भी हमारे मन में है, जैसे लोग आए हैं हमारे घर की शादी के उद्देश्य से आए हैं, और हमारे परिवार को, हमारे घर को हमें नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, तो हम क्यों रुके। और उसी तरह तरह की बात को लेकर के उमा चुप नहीं रहती है, अपने मन की सही बात कह लेना चाहती है। और देखिए क्या है, कहती क्या क्या है, ये भी बात पूछा जाता है, उमा कर रही है क्या क्या बोल रही है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है, पूछा जा सकता है, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता है, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता है जो आप इतनी नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इस शहजादे से पूछिए, अर्थात कितने, ये शहजादा कौन है, ये गोपाल प्रसाद जी के बेटे हैं, गोपाल प्रसाद जी के बेटे, यानी अपने बेटे से पूछिए, यानी अपने शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी, जो फरवरी मंथ बीता, पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द, लड़कियों ने के हॉस्टल के आसपास, छात्रावास के आसपास क्यों घुमा कर रहे थे, क्यों घूम रहे थे, क्या बात हुई थी, वहां से कैसे भगाए गए थे, जब घूम रहे थे तब शहजादे यानी अर्थात किसे, तो शंकर को किस प्रकार से भगाया गया था, किस कारण से भगाया गया था, उनसे पूछिए, अपने बेटे से पूछिए। लड़कियों के हौसल की बात सुनकर गोपाल प्रसाद समझ गए, क्या समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि वह अधिक पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है। उमा को बताना पड़ा कि उसने बीए पास की है, उमा को क्या बताना पड़ा कि ये भी कम पढ़ी लिखी नहीं, वह भी क्या है, उमा भी बीए पास है। अब इस अवस्था पे गोपाल प्रसाद गुस्से में भरकर अपनी छड़ी उठाते हुए जो आते हैं पकड़कर डंडा, वह गोपाल प्रसाद अपनी छड़ी उठाकर क्या करते हैं, उठते हैं और बोलते हैं, उठते हैं अपने सीट पर बोलते हैं, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, झूठ का भी कोई मतलब है, ठिकाना है, इतना सारे झूठ, झूठ पे झूठ, इन्हें लगता है, गोपाल प्रसाद को लगता है। उनको जाता देखकर, जब डंडे उठाकर आगे बढ़ते हैं तो उनको जाता देखकर, अर्थात गोपाल प्रसाद जी को जाता देखकर वह बोल पड़ती है, कौन, उमा बोलती है, ये लाइन को भी याद रखिएगा, ये लाइन को कौन बोले हैं, उमा बोलती है, क्या बोलती है उमा, जरूर जरूर चले जाइए, जाइए जाइए चले जाइए, लेकिन घर जाकर क्या करना है, घर जाइए तो घर जाकर के आपको क्या करना है, अपने शहजादा यानी अपने बेटे से, यानी लाडले बेटे हैं, उस बेटे से भी पूछिएगा कि रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, शहजादे अपने शहजादे से पूछिएगा क्या रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, अर्थात क्या, यानी बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन यानी पीछे पीछ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी बची है या नहीं है। क्योंकि ये बातें इसलिए कहा गया है, मैं आपको बता देता हूं चैप्टर के आगे से पहले ही खत्म होने से, लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल जो है छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण, गलत नियत रहने के कारण, गर्ल्स के छात्रावास में रहने वाली लड़कियां और उमा भी वहां रहती है, उमा और छात्रावास के लड़कियों के द्वारा पिटाई होने के कारण शंकर का जो रीढ़ की हड्डी है वह क्या हो जाता है, वह रीढ़ की हड्डी लचक जाता है, अर्थात मान लीजिए टूट जाता है या लचक जाता है, जिस कारण से
वह शंकर सीधा से बोल नहीं सकता है और सीधा से बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, नहीं झुका रहना पड़ता है। और यह गलत प्रभाव किसमें, लड़कों में देखने को मिला, निशंकर में देखने को मिला। और ताक झाक किसका किया जा रहा है, तो उमा का किया जा रहा है, लड़की के पक्ष वाले को ज्यादा देखा जा रहा है। लड़का कितना अवस्था में है, नहीं जो शंकर कितना अवस्था में, उसकी देखरेख नहीं हो रही कि हाँ हमारा बेटा कैसा है, वहां ज्यादा चेक हो रही है, जांच पड़ताल हो रहा है, कहाँ किसका, तो लड़कियों का। आगे देखिए, इस प्रकार संपूर्ण एकांकी जो है, पूरा हमारा एकांकी है, वो वधु वर और वधु दोनों पक्ष में जो विविध समस्या, यानी जो अलग तरह तरह की समस्या है, अलग अलग तरह की जितना समस्या आता है उसको दिखाने का काम, यानी अर्थात माथुर जी ने उजागर करने का काम किए हैं। सबसे पहली बात यह है क्या कि आयोग वर्ग के समझ, यानी लड़की के समान, लड़की के तरह जैसा वर मिलना चाहिए वैसा वर, जैसा मिलना चाहिए वैसा वर अगर नहीं मिलता है तो भी मजबूरी में तिलक दहेज के कारण, कुछ पैसे के कारण क्या किया जाता है, तो अयोग वर्ग के साथ क्या कर दी जाती है, तो शादी विवाह किया जाता है, जोड़ा जाता है। अर्थात कन्या पक्ष को क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। कन्या पक्ष को क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सच अगर बोलेंगे, सच बताएंगे तो शादी विवाह नहीं होगी। अर्थात क्या आगे देखोगे, दूसरी वर्ग पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले अपने दोष ना देखते हुए, यानी हमारे ऊपर, यानी वर्ग पक्ष में लड़कों में क्या अवगुण है या कितना बुराइयां हैं या क्या नहीं है, कैसा लड़का है या नहीं है, अपने आप को जजमेंट नहीं करता है, ना बताता है, ना देखते हुए क्या करता है, तो कन्या के दोषों को, यानी लड़की में कुछ फॉल्ट को निकालने का काम करता है, देखा जाता है, कुछ गलतियां रहे और उसी पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अपने पर खुद पर नहीं दिया जाता है। इन सब के मूल में देखा जाए तो दहेज रूपी दानव का विकराल रूप देखने को मिलता है। कैसा, दहेज का विकराल रूप देखने को मिलता है कि अगर पैसा, अगर ज्यादा उस पर लड़कों के पक्ष पे अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं या टॉर्चर करते हैं, ज्यादा पूछते हैं, तो हो सकता है कि हमसे दहेज ज्यादा लिया जाए। इस कारण से लड़कों को उतना जांच पड़ताल पहले नहीं होता था, लड़की लोग से, यानी कन्या के पक्ष से ज्यादा जांच पड़ताल होती थी। एक मुख्य रूप से क्या है, तो दहेज, और इसका जो दृष्टिगत जो देखने का नजर होता है, वो क्या नजर होता है, तो दहेज ना दे पाने के कारण, दहेज जो है ना दे पाने के कारण, अर्थात दहेज जो कन्या पक्ष वाले उतना दहेज देते नहीं, कटौती करते हैं, उसके कारण जो पिता के वर होते, कन्या के पिता जो होते हैं, जो कन्या के पिता होते हैं, वो पिता क्या करते हैं, कन्या के पिता वर के बड़े से बड़े दोष, जो भी अवगुण हो, बड़ा दोष हो, बड़ा कमियां हो, वो कमी को अनदेखा कर लेते हैं। कमी को अनदेखा करने के बाद क्या करते हैं, और जैसे भी हो वह चाहते हैं कि बेटी का विवाह कर दें, बेटी का विवाह करने के बाद क्या मुक्त हो जाए, यानी छुटकारा पा जाए, ये चाहते हैं पर पक्ष के लोग। माथुर जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी सोच विचार कर, बहुत ही मनोवैज्ञानिक कल्पना करके, मनोवैज्ञानिक अर्थात क्या, कल्पना, अनुमान लगा करके, अनुमान ढंग से दोनों पक्ष की भावना का वो चित्रण करते हैं। दोनों पक्ष की भावना जो आती है, दोनों पक्ष को दिखाने का काम यहाँ करते हैं कि ये है इस एकांकी में जो बहुत ही अच्छे सुगठित, यानी अच्छी रूप से गठित किए हैं, जोड़े हैं और रोचक अवस्था में है। और इस एकांकी का कथा वस्तु हमने देखा कि बहुत ही रम्य है, हृदय स्पर्शी है, प्रभावशाली है। अर्थात रम्य, इसमें हम जब हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, हमारा ध्यान यहाँ चली जाती है, हृदय स्पर्शी, हमारा हृदय दिल कहाँ, इससे अपने आप से लगाव हो जाता है, अपने आप से जुड़ जाता है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है। देखो ये आप लोग कि इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जैसे हमारे अपने घर में किसी लड़की का या बहन का शादी विवाह तय होती है, तो क्या होता है, जो वहाँ के लोग आते हैं तो सारी रूप से सही पूर्वक से व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में वही है,
सही पूर्वक से व्यवस्था किया जाता है, तैयारियां चलती रहती हैं, माता पिता नौकर सभी लगे रहते हैं कि हाँ रूम कमरा सारा व्यवस्था सही पूर्वक से हो। और आते हैं बैठते हैं, जांच पड़ताल होता है, लड़कियों से ज्यादा लिखा कर देखा जाता है, बायोडाटा लिखाया जाता है, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और लड़कों लोग से वैसा कुछ विशेष होता नहीं है। बायोडाटा लिखाया आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों में कुछ गलत वर्क काम भी किया कहीं नहीं सही पूर्वक से वह नहीं भी रहता है, हुड़दंगी मचाता है, ये चोरी डकैती भी किया हुआ तो सबको ढाका जाता है, पूछताछ नहीं होती है। क्योंकि यहाँ होता है कि अगर ज्यादा हम लड़कों से जांच पड़ताल करते हैं तो क्या होगा, हमें शादी ब्याह नहीं होगी या शादी ब्याह करने के लिए तिलक दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। इस डर से ये दिखाया गया इसमें। और इसमें यही होता है कि जब बातें आती है, जब उमा लड़कों के पक्ष वाले को लड़के के प्रति जब सुझाव देते हैं, दिखाते हैं कि अपने बेटे को पहले देखिए, हमसे जानने के साथ साथ अपने बेटे को तुलना कीजिए, तौलिए कि आपके बेटा कैसा है, कहाँ मार पिटाया है, क्यों भागा था, नहीं भागा था, अपने बेटे के बारे में जानिए। और उससे लड़का का पक्ष जब सामने आता है तो वहाँ शर्मिंदगी होती है, और शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों उस घर से मुंह झुकाए हुए निकल जाते हैं। यही आपका एक चैप्टर है जो आपने देखा, और इसे टेक्स्ट बुक में हम लोग गहराई से देखेंगे, जानेंगे। देखिए इससे संबंधित जो आपने पढ़े देखे, इसमें कुछ सवाल आएगा। जिसमें हमें फर्स्ट सवाल क्या है, इस एकांकी से संबंधित विषय नहीं है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से आप ये कौन सा इस चैप्टर से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है। विवाहोपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा होना, विवाह होने के उपरांत में बाद स्त्री पुरुष का झगड़ा होना उससे संबंधित है नहीं। समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, समाज का स्त्रियों के प्रति क्या नजर है, ये बात दी गई है। लड़कियों का विवाह निश्चित होने के में रुकावट आती है, लड़की का जो विवाह होता है कैसे रुकावट आती है, जो है पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषवादी समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है, क्या है, उसके बारे में है। इस एकांकी से संबंधित जो बातें आई है उसे रखना है, जो बातें नहीं आई है उसे छांटना है, उसे क्या करना है, छांटना है। तो देखिए समाज में स्त्रियों का क्या दृष्टिकोण नजर है, ये भी आपको इसमें आया है। लड़की का विवाह निश्चित ना होने के कारण, यानी फिक्स नहीं होने के कारण क्या क्या रुकावट आती है, ये भी आपको आया है। पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, यानी पुरुषवादी पुरुष के विचार से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति कैसी कैसी क्या है न है, वो सब की बातें भी आती है। विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा होना, ये बातें नहीं आए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो अभी आपने टॉपिक देखा उसी से संबंधित जुड़ा हुआ है। उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक जाती है, उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक जाती है, क्योंकि आपको वहां जब सिंगिंग गाने के लिए गिटार के साथ दिया जाता है, बताया जाता है कि अगर गाने में है तो कुछ गाकर सुनाइए, तो जब गाकर सुनाती है तो उस वक्त सुनाने वक्त नजर किस पर, शंकर पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, लड़के पर पड़ता है, शंकर पर पड़ता नजर, तब वह क्या हो जाती है, वह शंकर को पहचान लेती है कि मैंने ये लड़का कैसा है, किस कारण से इसे मैंने कुटाई किया था, ये नजर पड़ता है, याद पड़ता है, इस कारण से वह क्या हो जाती है, तो वह रुक जाती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता है, जो आपके चैप्टर में आया था। यह वाक्य है, किसका वाक्य है, आपको बताया भी गया था, क्या लड़कियों का दिल
नहीं होता है, ये किसने कही थी? तो इन्होंने ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस उमा ने कही थी, खुद कन्या ने कही थी, उमा ने कही थी। नेक्स्ट आगे है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। इससे पता चलता है कि अब किनके बीच क्या बातें हुई है। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस की बात अर्थात जब लड़का लड़की के पक्ष में एक जब बैठकर नाश्ता होता है, उस वक्त की ये चर्चाएं आपको कही गई, जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे। इसमें क्या है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के व्यापार करना चाहते थे, नहीं, व्यापार से संबंधित बातें नहीं है। गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह का बिजनेस मानते हैं, शंकर और उमा की विवाह बिजनेस है या उमा बिजनेस करना चाहती है, ये भी आपको नहीं है। अब ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो गोपाल प्रसाद की नजर में कि देखा जाता है क्या है, तो विवाह भी बिजनेस है, और शंकर और उमा का विवाह बिजनेस है, ये गलत है, बिजनेस नहीं है, ये तो शादी विवाह एक परंपरा है। जोड़ने के लिए आपका ख आंसर हो जाएगा क्या, गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह जो है वह क्या है, बिजनेस है। और नेक्स्ट डे हम लोग एक नए इसी टॉपिक का टेक्स्ट बुक लेकर आएंगे। टेक्स्ट बुक के बाद आपका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। आज यही क्लास स्टॉप की जाती है। धन्यवाद।